हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द लॉ फैक्ट हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में औद्योगिक विदायन के क्रमिक विकास का वर्णन, और आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में औद्योगिक विदायन की ऐतिहासिक प्रगति का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। भारत में औद्योगिक विदायन का विकास कैसे हुआ। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या हुआ करता था? सबसे पहले हुआ करता था दोस्तों शिल्प और व्यापार। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था शिल्प और व्यापार पर आधारित थी। प्राचीन काल से ही चावल, कपास और इस्पात जैसे उद्योग विकसित थे। मतलब चावल, कपास और इस्पात के जो काम थे वो ऑलरेडी मतलब डेवलप्ड थे। उसमें ये नहीं था कि कुछ नया काम होना है। मुगल शासन काल में व्यापार और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। जब मुगल थे तो उस टाइम पे इन तीन चीज़ों का जो काम था वो अच्छे लेवल पे था, मतलब ऑलरेडी डेवलप था। भारत प्राचीन काल से ही अपने शिल्प और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। जैसे कि वस्त्र, मसाले और धातु उत्पादों का उत्पादन होता था बहुत अच्छे लेवल पे। यह समृद्धि मुगल काल तक जारी रही। जब तक मुगल थे, जब तक सब कुछ नॉर्मली मतलब ठीक ठाक चल रहा था व्यापार, जिससे व्यापार को और बढ़ावा दिया। मतलब जब मुगल थे देश में, हमारे देश में, तो उन्होंने इन तीनों चीज़ों को लेके भी, चावल, कपास और इस्पात के अलावा भी वस्त्र, मसाले और धातु उत्पादनों का भी इसमें उन्होंने अच्छा सपोर्ट करा लोगों को। अब औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्रांति आई तो उसका पूरे वर्ल्ड पे क्या प्रभाव है? सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यूरोपीय क्रांति। यूरोपीय क्रांति में क्या हुआ कि 18वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसने उत्पादन के तरीकों को बदल दिया। और भारत में हस्तशिल्प के काम होता था। मतलब भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों पर ब्रिटिश का प्रभाव पड़ा, जिससे शोषण हुआ। मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे तो उन्होंने, अभी हम आगे देखेंगे कि जो इंडिया के ऑलरेडी डेवलप्ड बिजनेस थे जैसे कपास, धातु, ये सब, इन पे उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने काम सिर्फ वो किया जिससे ब्रिटिशर्स को फ़ायदा मिले। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी अगला पॉइंट देख लेते हैं, औपनिवेशिक शोषण। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण हुआ, जिससे उद्योगों को नुकसान हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में औद्योगिकरण। इसमें क्या हुआ था? जब ब्रिटिशर्स आए तो वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से ट्राई कर रहे थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें एंट्री नहीं दी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके उनकी एंट्री हुई। पहले उन्हें एक जगह मिली, कलकत्ता में जगह दी गई, फिर उन्हें मतलब अहमदाबाद में जगह दी गई, और फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया ही कब्जा लिया। और फिर मुग़ल जो थे उनको भगा दिया, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से इंडिया पे राज करने लगी। इसमें क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ और व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया उन्होंने। बुनियादी ढांचे का विकास। इसमें उन्होंने जो मेन काम किए थे वो अपने लिए किए थे, जैसे कि रेलवे, बंदरगाह और टेलीग्राफ नेटवर्क का विकास हुआ, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ ब्रिटिश हित में ही था। ठीक है। अब औद्योगिक गिरावट। औद्योगिक गिरावट किसकी? इंडिया की। जो इंडिया में जो धंधे थे, काम धंधे थे, इससे क्या हुआ? औद्योगिक गिरावट हुई। मतलब भारतीय उद्योगों में गिरावट आई और ब्रिटिश परियोजनाओं की वृद्धि हुई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको लेज़र पॉइंटर से दिखाता हूँ आपको। तो ब्रिटिश शासनकाल में विकास तो हुआ, लेकिन यह भारतीय उद्योगों की कीमत पर हुआ। संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश हितों के लिए किया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्वतंत्रता संघर्ष और औद्योगिकरण। मतलब एक तरफ तो हम जो हैं इंडियंस अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ औद्योगिकरण भी बहुत ज़रूरी था। तो इसमें 3 मेन पॉइंट है: स्वदेशी आंदोलन, औद्योगिक विकास का आह्वान और स्वतंत्रता संग्राम। मतलब तीनों चीज़ें एक साथ देखनी थी। इससे क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन ने औद्योगिक विकास का आह्वान किया। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने औद्योगिकरण पर जोर दिया, और टाटा और बिरला जैसे भारतीय उद्योगपतियों ने इसमें बहुत योगदान दिया। अब इसमें देख लेते हैं फिर क्या हुआ दोस्तों। हरित क्रांति आई, जिसमें औद्योगिकरण का विविधीकरण हुआ।
ठीक है। जब देश आज़ाद हो गया, मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ तो हरित क्रांति मतलब लोगों जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने खेतों में, अब उनको पहले क्या होता था ब्रिटिश शासन में, जितना भी जो भी कुछ उगाया तो उसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता था। तो अब हरित क्रांति आई तो उन लोगों को अपना तो टैक्स देना पड़ रहा था और उनकी खेती भी अच्छी हुई थी। सरकार की मदद से पंचवर्षीय योजनाएं भी मिलने लगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हुआ। मतलब जैसे कुछ लोगों की अच्छा पैसा लगा के अपनी उन्होंने कंपनियां बनाई, तो उसमें सार्वजनिक क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर था उसका भी अच्छा खासा विकास हुआ। तीसरा, औद्योगिक नीति 1950 में जो है प्रस्ताव पारित हुआ था। उसमें क्या हुआ था, पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हुआ। हरित क्रांति ने औद्योगिक विविधीकरण को बढ़ावा दिया। 91 के आसपास फिर से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी, लेकिन उससे पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं, बाद में वो चीज़ें बताऊंगा मैं। आर्थिक उदारीकरण और नई औद्योगिक नीति, जैसे वैश्वीकरण मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहले इंडिया में जो है इंटरनेशनल मार्केट मतलब बाहर से आके कोई भी सामान अपना नहीं बेच सकता था। तो हुआ क्या, 91 के आसपास जाते जाते इंडिया की इतनी बुरी हाल हो गए थे हम लोगों के कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन का राशन पानी बचा था, कि मतलब हमारा इतना सब कुछ खराब हो गया था। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं थी। तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट, तो उन्होंने इंडिया के लिए मतलब पीएम को सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार को खोला जाए, बाहर से जो विदेशी कंपनियां हैं उनको इंडिया में एंट्री करी जाए और निजी क्षेत्र का जिससे विकास होगा। लोग अपनी पहले प्राइवेट कंपनी नहीं चला पाते थे, सब कुछ सरकार के हाथ में हुआ करता था। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब मारुति सुजुकी जो गाड़ी है, उस टाइम पे से वो भी सरकार से पहले अनुमति लेती थी कि हम कितनी गाड़ी बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से नहीं, सरकार का अप्रूवल मिलेगा। अभी क्या है, अभी तो जितनी मर्जी बनाओ, 10 बनाओ, 10 लाख बनाओ, 20 लाख बनाओ, 10,000 बनाओ। तो 91 तक ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। ये देख रहा ना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, वैश्वीकरण, जब इंडिया में बाहर की कंपनियां, मतलब इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। निजीकरण मतलब निजी क्षेत्र का विकास हुआ। उदारीकरण, जिससे क्या हुआ, बाजार में आप माल मतलब उधार भी आने लगा, जाने लगा, तो इससे आर्थिक सुधार हुए। अब ये देखिए जो मैं पॉइंट बता रहा था, 1991 में आर्थिक सुधार हुए जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण शामिल थे। आईटी और सेवा क्षेत्र का उदय हुआ। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं बनी, ठीक है। निष्कर्ष है दोस्तों, ये देख लेते हैं भारत की औद्योगिक यात्रा का निष्कर्ष। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत को आज़ाद हुए 75 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद इंडिया जो है ग्रो करते करते, एक्चुअल में तो इंडिया दोस्तों 91 से ग्रो करना थोड़ा शुरू हुआ और 2024 आते आते 2025 अभी चल रहा है। इंडिया भी $5 ट्रिलियन की इकनॉमी है। हमारा अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो $5 ट्रिलियन है और एक कदम हमने भविष्य की ओर बढ़ाया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। अब सेल्फ डिपेंडेंट से मतलब क्या है, मतलब हम जितनी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं हमें उसकी ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें अपने देश में ही बनाई जाए। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि आत्मनिर्भर बने भारत, अपने ही देश में सब कुछ बनाया जाए, बाहर से हमें कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। जैसा एग्जांपल आप ले लो कि अभी चाइना पिछले 20-30 सालों में इतना ग्रो क्यों कर पाया, वो इसलिए कर पाया कि उसने जो है अपनी सेल्फ डिपेंडेंट पे ज़्यादा काम करा। और इस आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो पूरा मतलब चाइना जो है पूरे वर्ल्ड को माल एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया का तो अभी खैर उससे कोई मुकाबला ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही डिसीजन लेके एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर जो बढ़ाया है, बहुत अच्छा डिसीजन है। कंक्लूजन का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। औद्योगिकरण की ऐतिहासिक प्रगति का सारांश है। वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं उज्ज्वल हैं। वर्तमान भी अच्छा है और अभी आने वाले टाइम में भी जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है तो उससे ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं हम लोग और भारत आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों,
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द लॉ ऑफ फैक्ट हिंदी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।